कि जब मैं जॉब करने लगी, मैंने जो पाना चाहा था कि अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छी डिग्री लेना है, अच्छी जॉब लेना है, सब कुछ मिल गया जिंदगी में। पैकेज है, पोजीशन है, 40 लोगों का टीम है, अंडर काम कर रहा है, सब कुछ है, पर लाइफ में एक चीज मिसिंग थी एंड दैट वाज हैप्पीनेस। आपकी 10 फिंगरप्रिंट्स माँ के गर्भ में जब होते हैं तभी बनती है, और एक एक फिंगरप्रिंट के एनालिसिस से हमारे ब्रेन में कौन सी क्वालिटीज है, कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेसेस है, कौन सा करियर हमारे लिए दी बेस्ट है, वो हमें पहले से ही बाय बर्थ क्वालिटीज को हम तराश सकते हैं। कि जिस तरह से हम स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं ना, अगर हमने हमारे माइंड स्टेट को हैप्पी एनर्जी में शिफ्ट नहीं किया तो आने वाले कुछ ही समय के अंदर सबसे बड़ा दुनिया का रोग बनेगा डिप्रेशन। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच बेहद स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। काफ़ी समय से वी वर थिंकिंग ऑफ इनवाइटिंग हर, सो फाइनली दिस पॉडकास्ट इज़ हैपनिंग। सो प्लीज़ वेलकम हैप्पीनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, प्लीज़ वेलकम हिमानी ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच हिमानी फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सबको बता दूं कि मुझे आपने सबसे पहले इनविटेशन दिया था और आई थिंक 5th एपिसोड हमें करने वाले थे और आज जी। मैं 100 एपिसोड कर रही हूँ। जी। सो सॉरी फॉर ऑल द डिलेज। थैंक यू फॉर कमिंग। सो हिमानी, कैसे जर्नी शुरू हुई? आप एक कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे थे और वहाँ से जॉब में से बाहर आकर के आज लोगों को हैप्पीनेस सिखा रहे हो। सो क्या चीज़ आपके लिए टर्निंग पॉइंट रही? किसने आपको इंस्पायर किया? यस। सो मेरी जर्नी ऐसी थी कि मैं बहुत छोटी थी ना, तब से मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ को मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीना है। तो मैं सबको पूछती रहती थी कि लाइफ में कैसे हम सक्सेसफुल हो सकते थे, ये वो। तो सब बोलते थे कि चुपचाप पहले पढ़ाई करो, तो बाद में सब सोचना। तो सबने ज़िंदगी में एक ही गाइडेंस दिया है कि पढ़ाई करो, तो पढ़ाई को ही इंपॉर्टेंस दिया। कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं कि मुझे क्या करना है, पर मुझे एक था कि आगे बढ़ने के लिए पढ़ना अच्छा ज़रूरी है। जी। तो 10th में अच्छे मार्क्स आए, 12th में अच्छे मार्क्स आए, फिर करियर में कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे साइंस में जाना नहीं था। तो सब बोलते ना कि बहुत होशियार हो तो साइंस में चले जाओ, हाँ। मीडियम हो तो कॉमर्स में, और आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है तो फिर आर्ट्स में जाना। जी। सो वहाँ पे भी कंफ्यूजन चला, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था। अच्छे परसेंटेज आए थे पर मुझे साइंस लेना नहीं था। आर्ट्स में सब लोगों ने मना कर दिया, तो बचा मेरे पास कॉमर्स। सो मैंने वो भी कर लिया, बीकॉम कर लिया। फिर एक होता है कि अब आगे क्या करें लाइफ में। तो मैंने कुछ लोगों को देखा कि उस वक्त एमबीए बहुत ट्रेंड में है और एमबीए कर लो तो अच्छा पैकेज वाला जॉब मिल जाता है। तो मैं बोला अपने को भी वही करना है, तो मैंने वही किया। एंड सच में वो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना, कब कुछ डिजायर्स आप करते तो वही हुआ। मेरी कॉलेज कैंपस इंटरव्यू हुआ, रिलायंस कंपनी आई और रिलायंस ने मुझे सबसे हाईएस्ट सैलरी वाला जॉब ऑफर किया। तो जिस दिन मुझे जॉब मिला, मैं उसमें सिलेक्ट हुई, मुझे लगता है कि हिमानी तेरी लाइफ बन गई। तो एकदम अब तो मतलब जिंदगी में वाहवाह ही होगी, और वो वाहवाह मिली भी सही। बट एक कॉलेज लाइफ और एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जो एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है, वो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके ही समझ में आता है। तो जब मेरा जॉब शुरू होता है, मेरी ये जर्नी शुरू होती है, और अब मेरे जिंदगी में एक बहुत बड़े डार्क फेज की शुरुआत हुई। एंड दैट फेज वॉज कि जब मैं जॉब करने लगी, मैंने जो पाना चाहा था कि अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छी डिग्री लेना है, अच्छी जॉब लेना है, सब कुछ मिल गया जिंदगी में। पैकेज है, पोजीशन है, 40 लोगों का टीम है, अंडर काम कर रहा है, सब कुछ है, पर लाइफ में एक चीज मिसिंग थी एंड दैट वाज हैप्पीनेस। एंड एट द टाइम आई रियलाइज कि जिंदगी में सब कुछ हो, पर जिंदगी में आप खुश नहीं है ना, तो आपके सब कुछ की कुछ भी वैल्यू नहीं है। एंड तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा वो पॉइंट था, और मैंने सर्च करना शुरू किया। मैं हमेशा खुद के साथ बहुत वक्त बिताती हूँ, खुद को बहुत एनालिसिस करती हूँ। तो मैंने एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि मेरी अनहैप्पीनेस का कारण था जो काम मैं करती थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो मुझे लगा कि मुझे कंपनी चेंज करनी चाहिए। मैंने रिलायंस से रिजाइन किया 1 साल के बाद, तो मुझे बिरला से ऑफर आई। अब बिरला में गई, सेम प्रोफाइल ऑफर हुआ, क्योंकि डिग्री मैंने एमबीए का लिया है, तो काम तो मैनेजमेंट का ही मिलेगा। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने एमबीए क्यों किया। और उस वक्त और एक चीज नजर आई कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग जिंदगी में बहुत खुश है, उसमें एक चीज कॉमन थी कि उन्होंने अपने मनपसंद काम को अपना करियर बनाया था। डांस का शौक है और डांसर है, एक्टिंग का शौक है और एक्टर है, आरजेइंग का शौक है और आरजे है। और मेरे साथ बिल्कुल उल्टा, मैंने सिर्फ पढ़ाई, पैकेज, वही चीज देखी थी। तब मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक समझ में आई, जो हमारे मैक्सिमम यंगस्टर्स करते हैं, कि हम लोग यही देखते हैं दुनिया में क्या डिग्री चल रही है, कौन सा पैकेज ऑफर हो रहा है, तो वो हिसाब से हम करियर ले लेते हैं। बट जिसमें हमें खुशी मिलती हो, हम कितना इंजॉय करते हैं, ये हम नहीं सोचते हैं। और वो जो मेरा फेस था, उसमें मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई कि यार मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही जाएगी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये वो। और एक मिरेकल होता है वहाँ उस वक्त मेरे साथ, एक फिल्म की तरह मेरी जिंदगी चलती है। मेरे हाथ में अचानक एक आर्टिकल आता है जो स्वामी विवेकानंद का था, और उसमें उन्होंने एक बुक रेकमेंड करी थी। मैंने वो बुक परचेस करी। वो बुक का पहला लाइन था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी।
वाह। यानी तू ही तेरे भाग्य का विधाता है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया क्योंकि मुझे मुझे आज तक ऐसी कोई बात कभी सुनाई नहीं थी। मैंने सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस किया था। तो ये कुछ कह सकते हैं एक सेल्फ हेल्प कैटेगरी की बुक थी वो, और माइंड के पावर्स के ऊपर थी। तो मैंने बड़े इंटरेस्ट से उस बुक को पढ़ लिया। तो वो पूरे मन की शक्तियों के ऊपर बात करते हैं। उन्होंने सब बताया है कि इंसान कभी कुछ ठान ले तो उसके लिए इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं होती। हर नेगेटिविटी में से भी वो बाहर आके कुछ बन सकता है, कुछ उठ सकता है। तो मुझे उस बात से बड़ा मोटिवेशन मिला। मैंने थोड़ा और सर्च किया तो इसके ऊपर मुझे और किताबें मिली। द सीक्रेट फिल्म मिली, द सीक्रेट किताब मिली। तो फिर पता चला इसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं। अच्छा। मैंने वो सब अटेंड करना शुरू कर दिया। मेडिटेटिव प्रोग्राम्स होते हैं, वो अटेंड करना शुरू कर दिया। तो मुझ में मैंने बहुत बड़ा चेंज देखा। सॉल्यूशन नहीं आया था मुझे क्या करना है, पर एटलीस्ट इंटरनली एक होप आई थी कि नहीं, ऐसा भी नहीं, जितनी मैं सीरियसली जिंदगी को ले रही हूँ, मैं जिंदगी में कुछ तो ढंग का कर ही लूंगी। तो एक तरफ मेरा जॉब चल रहा था, एक तरफ नया सीखने का काम चल रहा था, और एक तरफ सर्चिंग चल रहा था कि मैं क्या बनूं जिससे मैं जिंदगी में खुश रह सकूं। राइट। तो मैंने एक चीज करी। हम लोग अक्सर ये करते हैं कि हमारे फ्रेंड्स जिसमें अच्छे हैं हम भी वो ट्राई करके देख लेते हैं। तो मेरे कोई फ्रेंड एक्टिंग में है तो मैंने एक्टिंग ट्राई किया। 10 दिन में समझ में आ गया अपना काम नहीं। फिर लगा कि मैं डांस करती हूँ, डांसिंग में ट्राई किया। 10 दिन शामक दावर क्लासेस में गई, फिर पता चला ये मेरा फील्ड नहीं है। फिर लगा डिजाइनिंग करती हूँ, फिर लगा आरजेइंग करती हूँ। मैं इवन इफ आरजे की जॉब के लिए भी सिलेक्ट हो गई थी। अच्छा। पर 2 दिन में ही वो कैबिन बंद दे के वापस आ गई कि ये मेरा काम नहीं है। तो आई ट्राइड अ लॉट, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट फिर भी उस जो हसल वाला पीरियड था ना, मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखती थी। तो मेरे फ्रेंड्स और मेरे कलीग्स ने नोटिस किया कि हमारी तो पहले से कुछ बदल गई है, क्या कर रही है। तो मैंने, तुम्हें नहीं पता हमारे पास एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, हम उसे जैसे मेंटेन करें, प्रावर करें, वो हमें रिजल्ट दे सकता है। तो मैंने वो चीज़ें फॉलो करना, मतलब उनको सिखाना शुरू किया। उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो वो लोग भी अब मुझसे हर रोज शाम को, हिमानी आज क्या सीख के आई बता। तो मेरा एक पैशन बन गया कि आज कुछ नया सीखती हूँ और कुछ नया सिखाती हूँ। और मैं कहीं भी जाऊँ मुझे बड़ा मजा आने लगा लोगों को ये सिखाना। और सीखते सिखाते बाय इंट्यूशन एक दिन फील हुआ कि जिस काम की मैं तलाश करी, जिसमें मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलती है, ये वही काम है। वाह। एंड देन आई डिसाइडेड कि क्यों ना मुझे ट्रेनिंग फील्ड में मतलब आना चाहिए, या मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच बनना चाहिए। बट आज से मैं 10-15 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब ना सोशल नहीं पता मीडिया होता था लोगों को। यस, और ये इंडस्ट्री तो मतलब इतनी अनजान थे लोग इससे। तो सबने कहा हिमानी तू पागल हो गई है क्या, कोई कॉर्पोरेट करियर बना के इसमें इतना अच्छा सेटल होके कोई ये सोचता है इतना बड़ा शिफ्ट। तेरे पास कोई तजुर्बा नहीं है, तेरी उम्र इतनी छोटी है, तुझे सुनेगा कौन। और सबसे बड़ा बात, तू लड़की है। बोले दिस इज अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री। स्टेज पे से बात करना, पब्लिक स्पीकिंग करना, ये तो जेंट्स अच्छे होते हैं, लड़कियां थोड़ी। तूने कभी देखी कोई लड़की को स्टेज से बोलता हुआ। सब नाना कर रहे थे मेरे को। बस मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे एक आवाज ने सपोर्ट दिया, वो थी मेरे दिल की आवाज। और मैं हमेशा कहती हूँ, दिल होता जरा लेफ्ट में है पर बोलता हमेशा राइट बात है। सो ब्यूटीफुल। सो आई टुक इट द बिगेस्ट रिस्क। मैंने वो रिस्क लिया, मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, सबसे पहले इस फील्ड में आई। और अब मेरे पास एक चैलेंज थी। मैंने कोर्सेज तो बहुत सारे अटेंड किए, पब्लिक स्पीकिंग भी सीखा, ट्रेनिंग लेना भी सीखा, बट मुझे सुनेगा कौन, मैं जाऊं कहाँ किसी को सुनाने के लिए। और उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था कि एक वीडियो बना के भी मैं कहीं अपलोड कर सकती। तो मैं क्या करती, तो एक दिन सुबह सुबह ऐसे गार्डन में बैठी थी, वहाँ लाफिंग क्लब चल रहा था। मेरे मन में तुक्का आया तो मैं वहाँ पहुँच गई और मैंने हाथ जोड़ के विनती किया कि अगर आप 10 मिनट फ्री हो तो क्या आप मुझे सुनेंगे। तो वो सब हंसते हंसते कह रहे हैं कि हाँ बेटा, हम तो वैसे भी फ्री है, सुना हो जो सुनाना है। तो भी हंस ही रहे हैं। ये सब लोग हंस रहे, बोले ये क्या लड़की पूछ रही है। और बेचारे मुझे कहती हुई कि बेटा हमारे घर वाले ना हमें बहुत सुनाते हैं, तो अच्छा सुनाना। सो मैंने पहले अपना जिंदगी का पहला स्पीच पब्लिक के बीच में दिया। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट बड़ा कॉन्फिडेंटली मैंने दिया। तो 2-3 अंकल बहुत खुश हो गए, बोले तेरे बात तो बहुत सही है, समाज को इसी की जरूरत है। संडे को हमारी गैदरिंग हो रहा है समाज का, तू आएगी, तुझे माइक दूंगा, तू वहां बोलेगी ये सब। डेफिनेटली यस यस। तो मैं तो वहां पहुंच गई। तो वहां पे 100-125 लोग थे। मुझे पहली बार जिंदगी में माइक मिला, 10 मिनट मैंने वहां पे भी बोला। तो वहां से कुछ लोग मिलने आए कि हिमानी मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, कल ब्रेक टाइम में आप आओ, हमारे सारे एम्प्लॉइज को ये बताना। फिर वहां गई तो किसी ने कहा मैं सोसाइटी का हेड हूँ, हम सब शाम को इकट्ठा होते हैं, तुम वहां हमारे यहाँ पे आओ, वहां पे ये स्पीच दो। तो बहुत रॉ लेवल पे इनिशियली मेरे इस करियर की शुरुआत हुई। और फिर धीरे धीरे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पीकर्स, ट्रेनर्स के साथ वर्क करने का भी चांस मिला। और 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद 2012 में मैंने हिमानीज हैप्पीनेस हब की शुरुआत की। और आज ऑलमोस्ट 13 साल हो चुके हैं एंड मोर देन 10 लाख लोगों को लाइव ट्रेनिंग देने का मौका मिला। क्या बात है जी। लवली लवली, बहुत ही मतलब एक्चुअली आपने कहा ना फिल्मी स्टोरी वैसा ही है आपका। सो जो चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आई, एक चीज़ तो आपने कहा कि आपका पैशन अगर आपके काम में है तो वो हैप्पीनेस का बहुत बड़ा इंडिकेटर है। यस। तो
जैसे आपको कुछ करते करते ही मिल गया है, हाँ। तो कोई तरीका है इसका कि अगर सपोज आज बहुत सारे लोग हैं जो जो कंफ्यूज्ड हैं, कुछ लोगों को तो बचपन से ही पता लग जाता है कि यही मेरा पैशन है, और कुछ लोगों को शायद बहुत सारे धक्के खा के पता चलता है, तो कोई तरीका जो आप सजेस्ट कर सकें लोगों को कि हाउ टू आइडेंटिफाई योर पैशन, अपना यस। पैशन कैसे पहचानें? यस। मैं हमेशा एक चीज़ लोगों को कहती हूँ कि जब भी आपको खुद के बारे में, आप कोई भी प्रोडक्ट जब होती है तो हम प्रोडक्ट को लेके आते हैं ना, उसके साथ एक मैनुअल आता है। एक टीवी के साथ मैनुअल आता है, फ्रिज के साथ मैनुअल आता है कि हाउ टू यूज, राइट? राइट। बट हम इंसान जब धरती पे आते हैं, हमें कोई नहीं सिखाता हाउ टू लिव। हमारे साथ कोई मैनुअल आती ही नहीं है। तो हमें अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है, खुद के साथ समय बिताना भी बहुत ज़रूरी है। एंड मैक्सिमम लोग जब ये नहीं कर पाते, ये हसल जो मैंने फेस करी, मैंने अपने लिए बहुत रिसर्च की कि मैं किस में अच्छी हूँ। बट उसके बाद जब मेरी बहन का करियर सिलेक्शन करना था, तो तब हमने यही सोचा कि इतना समय, और क्योंकि मेरा घर में भी हमने देखा कि हमारे बहुत साल चले गए, पैसा भी इतना चला गया कि भाई MBA आप कर लेते हो, फिर रियलाइज करते हो कि आप गलत फील्ड में हो। तो क्यों ना कोई ऐसा सॉल्यूशन हो कि जिसमें बहुत अर्ली एज पे ही आपको पता चल जाए कि आपको क्या करना चाहिए। राइट। तो उसका सर्चिंग करते करते मुझे एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी मिली जिसका नाम है DMIT, ओके। डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। आपकी 10 फिंगरप्रिंट्स माँ के गर्भ में जब होते हैं तभी बनती है, और एक एक फिंगरप्रिंट के एनालिसिस से हमारे ब्रेन में कौन सी क्वालिटीज है, कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेसेस है, कौन सा करियर हमारे लिए दी बेस्ट है, वो हमें पहले से ही बाय बर्थ क्वालिटीज को हम तराश सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैलेंट, कि एक हमें बाय बर्थ मिलती है और एक हम अक्वायर करते हैं। बट अगर हम DMIT से हम ये जान ले कि हमें बाय बर्थ कौन सी टैलेंट मिली है, और उसी को अगर हम जो संवारना शुरू करते हैं, बेहतरीन बनाना शुरू करते हैं, तो हम लाइफ में बहुत टॉप पे जा सकते हैं। ओके। तो हमारे ऑफिस में हम लोग ये DMIT रिपोर्ट करवाते हैं, और फिर उसके काउंसलिंग्स चलते हैं। इसमें Okay. रिपोर्ट आता है और उसके ऊपर 1-to-1 फैमिली काउंसलिंग होता है कि इंसान कैसा बना है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसको साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये सब कुछ आपको इसमें गाइडेंस मिलता है। बट इट्स वो बेस्ट वे। जिससे मेरी सिस्टर ने साइंस स्ट्रीम लिया था, और उसका जब रिजल्ट आया तो पता चलता है शी इज़ बेस्ट इन आर्ट्स, तो हमने उसका पूरा फील्ड चेंज किया। मेरा जब रिपोर्ट करवाया तो पता चला कि मेरे अंदर लिंग्विस्टिक एंड साइकोलॉजिकल स्किल नंबर 1 पे है। अच्छा। तो अगर मुझे बात, क्योंकि सब लोग कहते करे वाह तेरे को गॉड गिफ्ट है ये है, तो मैं वही बोल रही हूँ, हाँ ये गॉड गिफ्ट है, पर मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो मुझे 10th के बाद ही आर्ट्स लेना था, साइकोलॉजी लेना था, रात में साइकोलॉजी में PhD हो जाती अगर मुझे ये पहले से ही पता होता। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट पे आप इतना वर्क करते हैं। मैं शायद ऑफिस में जब काम करती थी रिलायंस बिरला में, हार्डली 5-6 घंटे में मैं थक जाती थी। पर आज ट्रेनिंग फील्ड में हूँ, मैं 12-12, 15-15 घंटे खड़े खड़े बोलती हूँ, और मैं बिल्कुल भी नहीं थकती। सो ये मैं इंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलती है, बिकॉज दैट इज माई बाय बर्थ टैलेंट विच आई एम यूजिंग इट। सो ये मैक्सिमम लोगों को अनअवेयरनेस है, इसलिए खास करके हम स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको ये खास बताते हैं कि आपको ये DMIT करवाना चाहिए, जिससे आपको एक लाइफ गाइडेंस मिल जाता है। सो थोड़ा और डिटेल में आप बताएं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या क्या होती हैं, कितने प्रकार की इंटेलिजेंस होती हैं इसमें? इसके अंदर ऐसा होता है कि ये जो रिपोर्ट होता है वो बहुत सारी चीज़ें बताता है। जैसे ब्रेन के हमारे 10 लोब्स की बात करें, जैसे हम इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल कहते हैं, लॉजिकल, विजुअल कहते हैं, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर कहते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। ग्रॉस मोटर यानी शरीर के बड़े मसल्स का कंट्रोल, फाइन मोटर यानी शरीर के स्मॉल मसल्स का कंट्रोल। अब आप अगर ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा म्यूजिक में बहुत अच्छा है और मुझे उसको म्यूजिशियन बनाना है, तो चेक करो, अगर उसके फाइन मोटर अच्छे हैं ना, तो आपको उसको सिंगिंग ट्राई करवाना चाहिए, या कोई भी स्मॉल मसल इंस्ट्रूमेंट लाइक पियानो, गिटार, सितार, तबला, ये उसमें बहुत अच्छा है। बट अगर उसके ग्रॉस मोटर अच्छे हैं तो फिर सितार बजा के वो कुछ नहीं कर सकता है, उसकी जगह पे उसको वायोलिन में प्रैक्टिस करवाइए, ड्रमिंग करवाइए। तो इससे पता चलता है। अगर आप कहते हैं मेरा बेटा बहुत अच्छा डांसर है, पर अगर उसके ग्रॉस मोटर अच्छे हैं तो आप उसको बॉलीवुड डांसिंग करवाइए। अगर उसके एक्सप्रेशन यानी फाइन मोटर अच्छे है तो फिर आप उसको क्लासिकल डांस करवाइए। अच्छा, तो इस तरह से आप उसे सिलेक्ट करवा सकते हैं कि कौन से। जैसे हमारे पास एक बहुत बड़े कैंसर सर्जन आए थे जिनकी खुद की महाराष्ट्र में हॉस्पिटल है, और वो खुद इतने बड़े सर्जन है, तो उनका सपना था कि मेरा बेटा भी सर्जन ही बने। बट जब हम उनका रिपोर्ट देखते हैं तो उसके फाइन मोटर स्किल्स है ना, वो वीक है। तो हमने उनको क्या कहा कि मार्क्स तो ये ले आएगा, परसेंटेज उसके सर्जन बनने वाले आ जाएंगे, पर जिस दिन वो हाथ में सर्जरी करने के लिए वो पूरा इंस्ट्रूमेंट उठाएगा, वो सर्जरी इतनी पावरफुल नहीं होगी। तो आप उसको सर्जन मत बनाइए। हम उसको फिर सॉल्यूशन
सजेशन भी देते हैं कि आप उसका आपका बेटे का दिमाग जो है ना वो मैनेजमेंट एंड रिसर्च में बहुत अच्छा है, तो आपके फील्ड में आप उसको रिसर्च में डालिए और मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में डालिए, सर्जन आप बाहर से हायर कर लीजिएगा। एंड इतने बड़े डॉक्टर हमारे सजेशन को मान्य रखते हुए आगे के डिसीजंस लेते हैं। ब्यूटीफुल यार, तो तो ये बहुत बहुत सारी डेप्थ चीजें में है यानी कि यस, जैसे आप विजुअल है कि आप ऑडिटरी है कि आप काइनेस्थेटिक है, हमारे में तीनों सेंसेस होती है, बट कोई एक सेंसेस हमारी बहुत हाई होती है बहुत सारे लोगों में, तो वो अगर हमें पता चल जाता है तो उस हिसाब से हम अपना लर्निंग, मेडिटेशन, बिहेवियर सब कुछ अक्वायर कर सकते हैं। जैसे विजुअल लोग होते हैं तो वो हर चीज को देख के सीखते हैं, ऑडिटरी सुन के सीखते हैं, काइनेस्थेटिक एक्सपीरियंस से सीखता है। बट अगर मदर विजुअल है तो बच्चे को हमेशा सजेशन दी कि बेटा पढ़, रीड कर, पर बेटा अगर ऑडिटरी है तो फिर उसके लिए ऑडियो मेथड अच्छी है। राइट। अगर हम किसी को कहते हैं कि लिखना शुरू कर, लिखेगा तो तुझे याद रहेगा, वो मेथड सही है, बट अगर वो काइनेस्थेटिक नहीं होगा ना तो उसको लिखने वाला मेथड हमेशा बोरिंग लगेगा। तो जिसका जैसा पर्सनालिटी है उसको वैसा आपको गाइडेंस देना चाहिए और उस हिसाब से उसको बढ़ाना चाहिए। दैट मीन्स हम लोग ये कहते हैं कि मैं अगर आप बोलो कि मेरी टैलेंट के ऊपर मैं आपको टाइम देती हूँ कि आप बताओ, तो शायद लोग हार्डली 5-7 मिनट बोल सकते हैं, बट जब ये हम लोग रिपोर्ट करते हैं हम आपके ऊपर 45-50 मिनट्स तक बोलते हैं। अच्छा जी, हाँ, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लवली। और एक और मुझे लगा कि आपने कहा पब्लिक स्पीकिंग हाँ भी आपने सीखी, बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा फोबिया है, बहुत बड़ा डर लोगों के अंदर रहता है। हाँ, तो कैसे आपने उसे ओवरकम किया? क्या आपके अंदर था कभी, और अगर किसी में हो तो वो कैसे उसमें से बाहर आ सकता है? मैंने मेरी लाइफ में कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं किया था। स्कूल में लिटरली, मतलब ये सब लोग बिलीव नहीं कर पाते। आज जब मैं, मेरे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, 5-5, 10-10 हजार लोगों का क्राउड होता है, हाँ। तो सब लोग बिलीव नहीं कर पाते ये बात सुन के। हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें बचपन से अच्छी स्कूल और वो मिला होगा तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे फादर फॉरेस्ट ऑफिसर रह चुके हैं, तो मैं जंगलों में बड़ी हुई हूँ। लिटरली मेरा बचपन गिर के जंगलों में गया है, तो मैं ट्राइबल लोगों के बीच में रहती थी। हमारा स्कूल जैसा कुछ खास होता नहीं था, Right. जो मतलब वो जंगलों के अंदर होता है। कई बार ऐसा होता है कि सेशन हमारे पेड़ के नीचे भी चले। तो अच्छा। मैं 6-7 स्टैंडर्ड तक तो मैं जंगलों में ही पली बड़ी। फिर लाइक बिकॉज ऑफ द एजुकेशन मम्मी ने शिफ्ट किए यहाँ पे, पापा ने अप डाउन करना शुरू कर दिया, तो इस तरह से एजुकेशन के लिए किया ये सब कुछ। बट मुझे बचपन से तो कोई चांस ऐसा मिला नहीं। इवन इफ स्कूल में भी जब मैं आई थी तो थोड़ा बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी मैं थी, क्योंकि सब लोग ये कह रहे तो बाहर से आई है, गाँव से आई है, जंगल से आई है। तो मुझे हमेशा एक मेरी स्कूल लाइफ ऐसी ही गई। बट जब मैं कॉलेज में आती हूँ तो मुझे कॉलेज लाइफ में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। लाइक अहमदाबाद में जब हम थे तो मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज ट्राई की। मुझे लगता है पब्लिक स्पीकिंग में सबसे बड़ा कोई चीज अगर रोल प्ले करता है ना, वो है आपका कॉन्फिडेंस। आप क्या बोलते हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे बोलते हैं। ट्रू। आप बहुत अच्छा नॉलेज शेयर कर रहे हो पर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप शिवर कर रहे हैं, तो शायद वो इतना इफेक्ट नहीं डाल सकते। पर अगर आप कॉन्फिडेंटली जब बात करते हैं तो लोग और दुनिया आपको सुनेगी। तो कॉलेज लाइफ से ही मैंने एक चीज़ करी थी कि मैं हमेशा नया नया बहुत सीखती रहती थी। मुझे जो भी चांस मिलता था कॉलेज में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, तो उसने मेरा कॉलेज लाइफ से ही कॉन्फिडेंस जो था वो बूस्ट कर दिया था। मुझे ऐसा था कि हाँ, मैं कुछ भी चाहूँ तो वो मैं कर सकती हूँ, और वो चीज़ थी। पर हाँ, पब्लिक स्पीकिंग कभी माइंड में भी नहीं आया था, पब्लिक स्पीकिंग कभी किया ही नहीं था। पर सडनली जब इस फील्ड में आती हूँ मैं, और इसमें यही बात थी कि पब्लिक स्पीकिंग, तो यहाँ मैंने तो जैसे यही करना है। यही करना है। बट हाँ, आपका स्पीच जब अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस जब अच्छा होता है, तो आप बहुत इजीली जेल हो जाते हैं। तो मैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए वही कहती हूँ। पब्लिक स्पीकिंग के लिए एक सबसे बड़ी बात होती है कि बी ट्रू टू योर सेल्फ। कभी भी फेक मत करना, क्योंकि आप जब फेक करते हो ना तो आप इतने अच्छे कभी भी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते। पर जो आपके दिल में होता है ना, वही जब आप बोलोगे ना तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे सबसे ज़्यादा सजेशन ये मिलता है कि मानी तुम बहुत दिल से प्रोग्राम लेती हो, तो वो एक बहुत सत्य बात है, क्योंकि मैं जो चीज़ बिलीव करती हूँ ना वही मैं लोगों को कहती हूँ। मैं जो चीज़ कभी फॉलो नहीं करती, मैं कभी अपने स्टेज से नहीं कहती, पर मैं जो फॉलो करती हूँ वही कहती हूँ। तो जब मेरा ये करियर सिलेक्शन का भी समय था तो मैंने हैप्पीनेस को एक सब्जेक्ट बनाने का प्लान किया। तो मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा हिमानीज हैप्पीनेस हब। तो सब कह रहे कि एक तो तुझे ऐसी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आना है, तो फिर एक काम कर, तू मनी पे बात कर, तू हेल्थ पे बात कर, तू ऐसे कोई टॉपिक पे बात कर जहां लोग तुझे सुनने को आए और तुझे पैसा भी दे। बट बोले तू हैप्पीनेस की बात कर, तुझे सुनने कौन आएगा हैप्पीनेस पे। बट मैं ये कहती हूँ कि जो चीज़ मैं अंदर से बिलीव करती हूँ ना, मैं हैप्पीनेस पे बिलीव करती हूँ। दैट्स वाई जब मैं वो बोलूँगी ना दुनिया मुझे सुनेगी। पर जो चीज़ मेरे अंदर से नहीं आएगी ना, वो मुझे दुनिया क्यों सुनेगी। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए शायद मैंने इतनी मेहनत नहीं की, पर जो मैं बोल रही हूँ ना वो बातें मेरे इतने अंदर से। कन्विक्शन ही इतना था आपका कि आई हाँ। थिंक दैट कन्विक्शन
started translating. यस सो ये जब मैंने और इस बात में मैं ये भी कहती हूँ कि कभी कभी आपको दुनिया ऐसे रोके कि तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं कर सकता, तो मेरा एग्जांपल एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, क्योंकि मुझे सबने कहा था तू किस इंडस्ट्री में जा रही है हिमानी, पब्लिक स्पीकिंग से मैक्सिमम लोगों को डर लगता है, उसमें भी लड़कियों के, तुझे सुनेगा कौन। बट आज एक रिजल्ट है कि इंडिया में बहुत कम लेडी स्पीकर्स है जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं। 5,000 10,000 का क्राउड हैंडल करना, आई फील कि इट्स अ बिग चैलेंज। शायद Sure. वीडियो में हम इजीली बात कर सकते हैं, बट जब क्राउड होता है, क्राउड में किस तरह के माइंडसेट के लोग बैठते हैं, कई बार बहुत सारा मेल ईगो भी फेस करना पड़ता है कि लड़की हमें सिखाएगी। कई लोगों को एज का ईगो होता है कि भाई मैं 60 का और मुझसे आधी उम्र की लड़की मेरे को सिखाएगी, तो वो चीज़ें भी होती है। पर आप बहुत अंदर से जब कोई चीज़ को बिलीव करते हैं और जब वो बोलते हैं ना, उसका इम्पैक्ट अलग ही पड़ता है, फिर दुनिया आपको उससे सुनती है। हैप्पीनेस आपका बड़ा पैशन वाला टॉपिक रहा है। हाँ सो अपनी इस जर्नी में आपने क्या देखा कि लोग खुश रहना चाहते हैं मगर खुश क्यों नहीं है लोग? यस क्या चीज़ उन्हें रोकती है? हैप्पीनेस पे जब भी आप मुझसे बात करोगे बड़ा इंटरेस्ट होता है मुझे क्योंकि ये सब्जेक्ट को जब मैंने अपनाया ना, तब शायद दुनिया में भी हैप्पीनेस पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। मैं Yes. 2011-12 से इसके ऊपर सेशन ले रही हूँ। बट आप सोचिए, जिस हैप्पीनेस पे मैं सेशन लेना शुरू कर रही थी, तब लोगों को लगता था कि कौन से सब्जेक्ट पे बात कर रही है। बट आज वर्ल्ड में भी, यूएन ने भी ये स्वीकारा है कि हैप्पीनेस इतनी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उन्होंने ही एक दिन की शुरुआत की जिसे कहते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। अच्छा जी। आज वर्ल्ड लेवल पे, जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, अभी अभी हमने कल सेलिब्रेट किया, इस तरह से मदर्स डे, फादर्स डे होता है, इस तरह से आज विश्व में एक दिन शुरू हो गया है सेलिब्रेट होना। वो भी बहुत कम लोगों को पता है, जिसे कहते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। क्योंकि आज ये माना जाता है, जिस तरह से WHO का भी एक सर्वे था कि जिस तरह से हम स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं ना, अगर हमने हमारे माइंड स्टेट को हैप्पी एनर्जी में शिफ्ट नहीं किया, तो आने वाले कुछ ही समय के अंदर सबसे बड़ा दुनिया का रोग बनेगा डिप्रेशन। इस दुनिया के मैक्सिमम लोग, बिकॉज हम देख रहे हैं AI आ रहा है, हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, लाइफस्टाइल भी हमारी इस तरह से हो गई है। सो हमारे जीवन में जो हैप्पीनेस सब्जेक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, एंड इसीलिए हैप्पीनेस की बहुत ज़रूरत है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि लोग हैप्पी क्यों नहीं है, बिकॉज उनको हैप्पीनेस का महत्व नहीं समझ में आता। पैसे का महत्व समझ में आता है, हेल्थ का महत्व समझ में आता है, रिश्तों का महत्व समझ में आता है, पर जीवन में खुश क्यों रहो, उसका क्या महत्व है, वो महत्व अब नहीं समझ में आएगा। वो महत्व उनको अपने लास्ट ब्रेथ जब वो ले रहे होंगे ना, तब समझ में आएगा। आपको पता होगा, एक किताब है उसके ऊपर, द टॉप रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियन नर्स थी जिन्होंने एक ऑब्जर्व किया कि जो लोग मैक्सिमम डेथ बेड पे लोग हैं, जो लोग मर रहे हैं, उन्होंने बहुत लंबे समय तक उनको ऑब्जर्व किया। भले ही उनका धर्म अलग है, भले ही उनका बैकग्राउंड अलग है, सब कुछ अलग है, पर एक चीज कॉमन थी, एंड दैट कॉमन थिंग वाज, जब वो मर रहे थे ना, सबके अंदर एक अफसोस था। एंड अफसोस किस बात का? सबके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, गाड़ी बंगला है, सब कुछ है, तो अफसोस किस बात का? सक्सेस तो सारी दुनिया की उन्होंने पाई है, पर उसमें देखा गया उसके कुछ जो कॉमन अफसोस है, सबसे बड़ा अफसोस यही था कि मैं जिंदगी जिया क्यों नहीं, मैं खुश रहा क्यों नहीं। ट्रू। तो इसके पीछे भागते भागते मैं कभी पैसों के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो मानती हूँ कि वो भी हैप्पीनेस का बहुत बड़ा पिलर है, वो होना चाहिए, सक्सेस भी उसका पिलर है, पर ये ना हो जाए कि इसके पीछे तुम इतना बिजी हो जाओ कि तुम्हें तुम्हारे डेथ बेड पे याद आए कि ये सबके चक्कर में मैं जिंदगी जीना भूल गया। और ये बात स्टीव जॉब्स ने भी ऑब्जर्व करी। स्टीव जॉब्स ने भी अपने मरते मरते लास्ट मैसेज दिया कि मैं जिंदगी में एक मनी मेकिंग मशीन की तरह मैंने काम किया है, मैं सक्सेस को इतना चेस कर रहा था, मैंने पाई भी है, पर उस बीच में मैं सबसे ज्यादा अगर आज मिस कर रहा हूँ, वो है मेरे जिंदगी की हैप्पी मेमोरीज, कि वो मैंने नहीं क्रिएट किया, मेरे खुद के मनपसंद काम नहीं किए, परिवार को वो समय देना था नहीं दिया, फ्रेंड्स के साथ जो एंजॉय करना। तो मरते वक्त इंसान को यही बातें, छोटी छोटी बातें रिग्रेट कर जाती है। सो ट्रू। तो हम लोग जीते जी कभी भी इस सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देते। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको जो भी करना है वो करो, जैसे आपको पता है कि ऑफिस जाना है जाओ, हेल्थ के लिए काम करना है करो, पर वैसे ही सुबह आज मुझे हैप्पी डे पास करना है। जीवन में हर चीज, हमेशा कहती हूँ, आपके पास सब कुछ है पर हैप्पीनेस नहीं है ना, तो आपके सब कुछ का कुछ भी मतलब नहीं है। सो ट्रू। जिस चीज में खुशी नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। पर अगर आप खुश है, आप देखिए फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को लगता है कि मर्सिडीज मिल जाएगी तो बड़ी खुशी आएगी, बट उसका मतलब ये तो नहीं कि मर्सिडीज में बैठा हुआ हर इंसान खुश है। और अगर आप मर्सिडीज में बैठ के भी उदासी हो, तो सोचिए आपकी मर्सिडीज का वैल्यू क्या है। सो ट्रू। राइट। तो इसकी वजह तो यही है कि आपको जीवन में खुशी को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए जितना आपके जिंदगी के बाकी के पार्ट को देते हैं। और मैं यही मानती हूँ, खुश रहना इज इक्वल टू जीना। सो ट्रू। कुछ हम लोग यही, मेरा एक फेमस कोट है जो लोगों को बहुत पसंद आता है कि कुछ लोग खा खा के मरते हैं
कुछ लोग पी पी के मरते हैं, कुछ लोग कमा कमा के मरते हैं। खा खा के मरना मतलब आलतू फालतू चीजें खा के हेल्थ का ध्यान नहीं रखना। पी पी के मरना मतलब बैड हैबिट का शिकार बनना। कमा कमा के मरना मतलब इतना वर्क स्ट्रेस लेना। तो कहते हैं कुछ लोग खा खा के मरते हैं, कुछ पी पी के मरते हैं, कुछ कमा कमा के मरते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो जी जी के मरते हैं। So सो beautifully मरो explained. नहीं, तब तक तो जियो। सो ट्रू। यस तो हैप्पीनेस आखिर है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग इसका मीनिंग ही नहीं समझ पाते, बिकॉज जैसे आपने कहा खा खा के मरना, तो कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो सेंसरी प्लेजर मिल रहा है, मुझे वो सेंसरी प्लेजर ही हैप्पीनेस है। यस तो ट्रू हैप्पीनेस आखिर होती क्या है? व्हाट इज, Yes. हाउ डू यू डिफाइन, आपके लिए हैप्पीनेस का मीनिंग क्या है? यस हैप्पीनेस के बारे में अगर आपने वो कहा ना प्लेजर, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है प्लेजर एंड हैप्पीनेस में भी, जी। जो हमारे शास्त्रों में भी स्पिरिचुअल लैंग्वेज में भी समझाया है कि सुख और आनंद। तो आनंद, आनंद की हम बात कर रहे हैं, रियल हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। प्लेजर तो आपको छोटी छोटी चीजों में मिल सकता है, पर इनर हैप्पीनेस जैसे हम कहते हैं, जी। जो सात्विक हैप्पीनेस जैसे हम कहते हैं, तो हैप्पीनेस क्या है? तो हैप्पीनेस एक फ्रीक्वेंसी है, एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है, जो सेल्फ बीइंग है, जिसको हमें जीना है हर पल। जैसे हम बच्चे थे, हमारे अंदर भगवान ने ये क्वालिटी दे के भेजा था, हम Right. कितना खुल के जीते थे, हमें छोटी छोटी बातें कितनी खुशी दे जाती थी। अगर ऊपर से कहीं प्लेन पास हो रहा है, आपको पता, हम एक्साइटमेंट से भागते थे उसको Right. देखने के लिए। बारिश आना शुरू हो जाए मतलब हम नाच पड़ते थे, उछल पड़ते थे। कोई हमें 50 पैसों का मेलोडी भी दे दे तो हम ओहो हो, मेरा दिन बन जाता था। एक दिन होता था कि 50 पैसे की मेलोडी में हम इतने खुश हो जाते हैं, और आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के भी हम दुखी है। Right. तो ये भगवान ने हर एक के अंदर फिट किया हुआ है, पर हम लोग इस हैप्पीनेस को समझ नहीं पा रहे हैं। हैप्पीनेस हमारे अंदर, ये हैप्पीनेस कहीं भी बाहर नहीं। सबसे पहला तो हमें जो लगता है ना कि ये बड़े अचीवमेंट्स में हैप्पीनेस है, नहीं। मुझे हैप्पीनेस, अचीवमेंट मिलेंगे तो ही हैप्पीनेस मिलेगी, नहीं। तुम पहले अंदर से हैप्पी रहना शुरू करो, वो सब कुछ तुम्हें फॉलो करता आएगा। ये जो 3 इडियट्स में बहुत अच्छा डायलॉग है ना कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी पीछे आएगी। Right. तो सब कुछ आएगा फिर मैं हैप्पी हो जाऊंगा, नो नो नो, तुम पहले सब कुछ अंदर से हैप्पीनेस क्रिएट करो, सब कुछ आ जाएगा। Right. ये बहुत ज़रूरी है समझना। हम लोग एक चीज़ करते हैं कि मैं कई बार लोगों को कहती हूँ कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ? तो कोई मुझे कहता है कि पैसा, तो मैं उनको काउंटर क्वेश्चन करती हूँ, अच्छा पैसा इज द अल्टीमेट गोल, ओके चल तेरे पास जितना चाहिए उतना पैसा आ गया, अब क्या करेगा? अब बोले घर गाड़ी बंगला लूंगा, चल वो भी आ गया, अब क्या करेगा? अब बोले ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगा, नौकर चाकर होंगे, चल अब क्या करेगा? अब मैं खुश रहूंगा। तो मैं बोली पहुंचा ना तो खुशी पे। Right. मेरा अल्टीमेट गोल तो खुशी है। Right. अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज हैप्पीनेस। Right. क्योंकि कोई शायद पैसों से हैप्पीनेस को पाना चाहता है, तो कोई कहता है मुझे समाज सेवा करनी है, पर तो समाज सेवा करके भी तुझे अंदर क्या मिलता है? खुशी मिलती है। हैप्पीनेस मिलती, खुशी मिलती है। कोई अपने परिवार के लिए काम करना चाहता है, ओके, करने के बाद तुम्हें क्या मिलता है? Right. हैप्पीनेस मिलती है। तो अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज हैप्पीनेस, एंड हम उसी कंसेप्ट को सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं। इसलिए सब कुछ पाने के बाद भी हम अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। सो ट्रू। Yeah. सो आप कुछ हैबिट्स अगर बता सको कि 3-4 ऐसी आदतें, अगर वो आदतें हमारी हैं तो हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं। यस तो हैप्पीनेस के लिए मैं सबसे पहला तो ये कहती हूँ कि एक, हम इंतजार में होते हैं, एक दिन आएगा, अपना भी एक दिन आएगा जब सब कुछ होगा, उसके बाद मैं खुश रहूंगा। वो कंसेप्ट निकाल दीजिए, वो एक दिन कभी नहीं आएगा। हम आज ही उदास और स्ट्रेस में इंतजार करें कि एक दिन आएगा। तुम्हारा आज तुम्हारे कल को बना रहा है। तुम आज में उदास हो, तुम्हारा कल भी तो वैसा ही बन जाएगा। Right. तुम अपने आज को बदलो, तुम्हारा कल अपने आप बदल जाएगा। तो तुम आज में खुश रहना शुरू कर दो। सेकेंड कंसेप्ट है, वजहें चाहिए हमें। मैं हमेशा लोगों को सिखाती हूँ, बी हैप्पी, ये तुम्हारे अंदर की फीलिंग है। तुम जब चाहो जितना चाहो खुश रह सकते हो। ये भगवान ने इतना मतलब क्या बेझिझक सब में बांट दिया है। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग ही खुश रह सकते, गरीब लोग नहीं रह सकते, ऊपर नीचे, ये कुछ भी नहीं है। ये हमारे अंदर की समझ से आता है। पर लोग क्या, वजह, हिमानी कोई रीजन तो होना चाहिए ना खुश रहने के लिए। तो मैं हमेशा कहती हूँ, वजहों की वजह से अगर आप खुश है, जिस दिन वजह खत्म तुम्हारी खुशी खत्म। पर अगर तुम बिना वजह खुश हो तो तुम हमेशा खुश रह सकते हो। लवली। So second thing is always like don't search for any reasons. Like Right. without any reason. बच्चों की तरह अपने जीवन में खुश रहो। Unconditionally. अनकंडीशनल खुशी। मैं तो कहती हूँ अगर आपको सच में रीजन चाहिए और आप मेरा पॉडकास्ट, ये वीडियो अगर देख रहे हैं, तो यही रीजन है कि आप एक इंसान है। तभी आप इसे देख रहे हैं। और ये सबसे बड़ा रीजन है हैप्पीनेस का। Right. इस रीजन की वजह से अगर आप हैप्पी नहीं है तो और तो कौन सी वजह आपको हैप्पी कर सकती है? सोचिए, भगवान के पास चॉइस थी हमें धरती पे भेजने से पहले। वो हमें गधा,
कुत्ता, तोता कुछ भी बना सकते थे। राइट अगर एक मेंढक बना के भेजा होता, कहीं ड्रॉ कर रहे होते, राइट कहाँ हैप्पीनेस को समझते जाते। अगर तुम इंसान हो तो फिर इससे बड़ा रीजन क्या चाहिए इंसान को हैप्पी होने का, कि मैं इंसान बन के इस धरती पे आया। और एक मेरा सबसे बड़ा कंसेप्ट है जो मेरे हर वर्कशॉप, सेमिनार्स, वेबिनार्स हर एक में मैं सिखाती हूँ, एंड दैट कंसेप्ट इज, अगर जीवन में खुश रहना है ना तो सबसे पहला चेंज तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में लाओ, एंड दैट वन थिंग इज 24 घंटे बिना वजह अपने प्यारे से मुखड़े पे एक स्माइल को बनाए रखो। हाँ मतलब 24 घंटे मतलब नींद के घंटे छोड़ सकते हैं वरना घर वाले हमसे डरेंगे। राइट राइट बट राइट बाकी एक ऑलवेज एक स्माइल, आपको पता नहीं, एक स्माइल है ना, जादू है, ये मैजिकल पावर है इसके पास। ये रिश्तों को बदल सकती है, इंसान को अट्रैक्टिव बना सकती है, आपके जीवन में बहुत सारा पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर सकती है। पर लोग इतनी प्यारी मुस्कुराहट मिली है ना, उसको भी अवॉइड करते हैं। आप खाली ये बात चेक करके अभी आप रोड पे जाइएगा, आपको मैक्सिमम लोग ऐसे मुंह लेके मिलेंगे, इतना टेंशन सब वाला। स्ट्रेस और टेंशन में कुछ लोगों को घूमते हुए मैं देखती हूँ, मुझे लगता है मोदी जी से ज्यादा टेंशन में ये बंदा है। सो इतनी प्यारी स्माइल मिली, और भगवान कितने अच्छे हैं कि जिन्होंने हमें टैक्स फ्री रखा है इस स्माइल Right. को। चाहते तो भगवान भी हमसे कोई चार्ज ले सकते थे, बट अगर ये फ्री में मिला है तो क्यों ना इसको यूज करना है, क्योंकि स्माइल एक ऐसा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है। अगर आप ये नेचुरली फील करना कि अगर आप मन से कभी भी खुश है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। ट्रू ये बाय नेचुरली होता है, ये कुदरत ने दिया हुआ है। अगर अभी के अभी आपको एक फोन आता है, कोई गुड न्यूज आता है, तो पहला काम होगा जो आपका बॉडी करेगा नेचुरली आपके अनअवेयरनेस में, दैट इज स्माइल। यस, और यूनिवर्सल भी है, मतलब डजंट Universal. मैटर आप ट्राइबल हो, पढ़े लिखे हो, किसी भी जगह से हो, यस, स्माइल का एक ही मीनिंग है सब जगह पे। बड़ा You are छोटा, अमीर गरीब, कोई ब्लैक है, कोई वाइट पीपल है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट। सो इट इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ ह्यूमंस, कि हमारी यूनिवर्सल लैंग्वेज है कि हम Right. सब लोग हमेशा नेचुरली स्माइल करते हैं। एंड एग्जैक्टली जिस तरह से माइंड में हैप्पीनेस है तो चेहरे पे स्माइल आ जाती है ना, वैसे ही जब भी सैडनेस आएगी कोई भी मेंटली, तो हमारा स्माइल गायब हो जाता है, यस राइट। तो ये तो बॉडी एंड माइंड का कनेक्शन है। अब आप जब नॉर्मली भी स्माइल नहीं करते ना, तो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में एक मैसेज जाता है कि लाइफ इज वेरी सीरियस, लाइफ गंभीरता से जियो, सीरियसली रहो। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे इंटरप्रेट करता है। पर जब मैं स्माइल करती हूँ, मैं लाइट फील करती हूँ। तो ये हमारे वर्कशॉप में तो हम पकड़ पकड़ के लोगों को 2-2 4-4 घंटे तक नॉन स्टॉप स्माइल कराते हैं, ताकि उनके अंदर ये बैठ जाए कि मुझे तो स्माइल करते ही रहना है। ब्यूटीफुल। सो मैं स्माइल के लिए ये कहती हूँ कि जिंदगी में मुश्किलें सभी को आती है, पर फिर भी मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमारी लाइफ इतनी तकलीफ, हम कैसे मुस्कुराए। तो भाई तू अकेला नहीं है कि जिसको मुश्किलें यहाँ सभी को आती है। तो बहुत ही सुंदर कहा गया है कि जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है, क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर ही जीने में क्या नुकसान है। ब्यूटीफुल। तो आप सोलो ट्रेवलिंग भी बहुत करते हो, हाँ। है ना? तो आप हमेशा से, सालों से करते आ रहे हो, तो सोलो ट्रेवल करना आपकी हैप्पीनेस में कैसे कंट्रीब्यूट करता है? यस, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना कि हैप्पीनेस के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो मैंने ना मेरा पूरा एक लिस्ट बनाया हुआ है। अच्छा। कि ऐसी 50 चीजें हैं कि जो मुझे सबसे ज्यादा हैप्पीनेस देती है, और आई Okay. मेक श्योर कि हर रोज की भी उसमें चीजें हैं, हर महीने मुझे क्या करना है वो चीजें हैं, और हर साल में मुझे क्या करना है वो चीजों का भी लिस्ट है। मैं साल जब खत्म होता है, मैक्सिमम लोग अपने हिसाब लगाते हैं कि इस साल में कितना कमाया, कितना गवाया, और मैं हर साल हैप्पीनेस का हिसाब लगाती हूँ कि पिछले साल के मुकाबले इस साल में ज्यादा खुश रही कि नहीं, वाह। ज्यादा एंजॉय किया कि नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा है कि मैं जब दुनिया छोड़ के ऊपर जाऊं, भगवान भी मुझे देख के ताली बजाने चाहिए कि वाह हिमानी तो बहुत अच्छी जिंदगी जी के आई। एटलीस्ट मुझे ऐसा है कि भगवान ने जिंदगी दी है तो एटलीस्ट हम जिए उसे। हम बाकी के सारे काम कर सकते हैं, पर एटलीस्ट पहला भगवान को अगर हम रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं ना, तो इसे जी के दिखाओ। आप किसी को कोई तोहफा देते हैं और वो तोहफा सिर्फ पड़ा ही रहेगा, तो उसमें आपको खुशी मिलेगी कि वो तोहफे का वो बेस्ट यूज करेगा, तब आपको खुशी मिलेगी। राइट। तो भगवान ने भी आपको जब लाइफ दी है तो आप उसको बेस्ट तरीके से जियो, दैट इज ऑलरेडी लाइक आपका रिटर्न गिफ्ट है भगवान को। तो आई ऑलवेज फील, तो उसमें मेरा एक लिस्ट है सोलो ट्रैवल का। तो मुझे ना बहुत मजा आता है खुद के साथ, और मैं खुद के साथ, मैं औरों के साथ भी इतना एंजॉय करती हूँ, मेरे पार्टिसिपेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। आई एम पीपल लवर, प्लस मैं अकेले में भी उतना ही एंजॉय करती हूँ, और मैं जितना बोलना एंजॉय करती हूँ उतना ही चुप रहना भी एंजॉय करती हूँ। तो मेरी जिंदगी में सोलो ट्रैवल ऐसे आया कि स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य मैंने सुना था जिसने मुझे बहुत इम्पैक्ट दिया। उन्होंने बहुत सुंदर कहा था कि दिन में 10 मिनट मिनिमम तुम खुद के साथ बिताना
दिन में 10 मिनट मिनिमम तुम खुद के साथ बिताना, वरना इस धरती पे आए हुए महान इंसान को मिलने का मौका चूक जाओगे। वाओ! तो मुझे लगा ओ माय गॉड, मतलब डेफिनेटली इतने महान हस्ती ने कुछ कहा है तो डेफिनेटली हम स्पेशल ही हैं। तो 10 मिनट क्यों, मैं उससे ज़्यादा टाइम दूँ। तो हमारे घर परिवार में हम रेगुलर लाइफ में जीते तो इतना टाइम नहीं दे सकते, बट दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि मैं क्यों ना अकेले घूमने जाऊँ। और आज से मैं ये 12-15 साल पहले से कर रही हूँ। तो अब तो सोलो ट्रैवल थोड़ा सा फ्री भी हो गया कंसेप्ट, लोगों को पता है, बट ये पहले यूरोपियन लोग बहुत किया करते थे। हमारे कंट्री में हम देखते हैं अकेले दुके घूम रहे हैं। तो ये कंसेप्ट मैंने जब शुरू किया तो सबसे उसमें भी रेजिस्टेंस, हिमानी लड़की हो के सोलो ट्रैवल अकेले कैसे जाइए, पर मैंने बोला डेयर करो और जाओ। तो मुझे नेचर बहुत पसंद है, तो मैं अलग अलग नेचर वाली जगहों पे जाती हूँ। बट जो सोलो ट्रैवल मैंने किया और उसमें मुझे जो हिमानी को जानने का मौका मिला, ओ माय गॉड, इट्स लाइक इतना मजा आया मुझे खुद के साथ। खुद की बहुत सारी चीजें आप पता करते हो कि हम में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, हम में क्या वीकनेसेस हैं। हम खुद को बहुत एनालाइज कर सकते हैं। अपनी मर्जी से चलना है, किसी और की मर्जी का ध्यान नहीं रखना है, तो वो भी टेंशन नहीं। बाकी हम ग्रुप में जाते हो तो इसको ये पसंद है, इसको यहाँ बैठना है, उसको वो झिझक भी नहीं। आपको जहां मन करे बैठ जाओ, जहां मन करे आप इंजॉय करो। तो सोलो ट्रैवल मैंने किया और उससे मुझे खुद को जाने का बहुत मौका मिला। और एक डर भी आया कि लड़की हो के यार मैं अकेले मस्त घूम रही हूँ। फिर तो मैंने सोलो ट्रैवल को इतना एक्सप्लोर किया, फिर कभी 5 दिन पे गई, कभी 10 दिन, कभी 20 दिन, कभी महीना। और फिर मैंने फॉरेन ट्रिप्स चालू करी सोलो ट्रैवल, कि हम कहते हैं कि भाई बाहर की कंट्री में अकेले कैसे घूम सकते हो। मैं पूरा लंदन, अमेरिका, सिंगापुर, हर जगह पे अकेले घूम के आई हूँ। पूरा मतलब मैनहट्टन घूमती हूँ अकेले अकेले। मेरे पास एक म्यूजिक सिस्टम होता है, स्पीकर होता है, गाने बजते हैं और मैं मस्ती से चल पड़ती हूँ। वाह! तो सोलो तो ट्रैवल आपने स्पीच भी दी है ना अमेरिकन पार्लियामेंट में? हाँ, यू मैं यू वर यस, मेरे हर साल बहुत सारे ट्रिप्स है। मैं लाइक नेशनल के साथ इंटरनेशनल स्पीकर भी हूँ। हुँ। एंड इंडिया, यूएसए, यूके, कनाडा, अफ्रीका, सिंगापुर, हर कंट्रीज में मेरे हर साल शोज होते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मैं जब गार्डन में लेती थी स्पीच तो मुझे नहीं पता था कि यूनिवर्स हमारे साथ क्या प्लान कर रहा है। तो मैं कभी वॉशिंगटन डीसी गई थी घूमने के लिए, तो मैं वहाँ पे अमेरिका की पार्लियामेंट देखने गई थी। और जो पर्सन मुझे घुमाने ले गए थे, मैंने उनको कहा कि क्या मैं अंदर जा सकती हूँ, तो उन्होंने हंस दिया था कि हिमानी, ये पार्लियामेंट है, अमेरिका की पार्लियामेंट, यहाँ मोदी जी जैसे लोग जा सकते हैं, ऐसे हम लोग को एंट्री नहीं मिलती। एंड आई डोंट नो, वो एक सबकॉन्शियसली एक कमांड चला गया था। मैंने जस्ट एक विश किया था कि काश मोदी जी को जैसे सम्मान मिलता है, जाने का मौका मिलता है, काश मुझे भी यहाँ जाने का मौका मिले। एंड विद इन लाइक 2-3 ईयर्स ये मैनिफेस्ट हुआ। मेरा वॉशिंगटन डीसी में ही प्रोग्राम चल रहा था और कुछ ऐसा बहुत ही बड़ा इवेंट वहाँ पे होने वाला था। और उन्हीं के जो हमारे कनेक्टेड पार्टिसिपेंट्स थे, तो उनको पता चला, उन्होंने वहाँ रेकमेंड किया, एंड फाइनली आई गॉट द इन्विटेशन। And 2022 में I got the opportunity to give my speech in America's parliament. ओह वाओ! तो उसका पूरा YouTube पे हमने हमारी चैनल पे वीडियो भी रखा है। वाओ! Yes, ब्यूटीफुल। yes. सो सोलो ट्रैवलिंग के साथ-साथ एक और चीज़ है, आप विपासना, मेडिटेशन रिट्रीट्स भी बहुत करते हैं। तो मेडिटेशन तो आजकल रिसर्च भी बहुत हो रही है दैट हैप्पीनेस में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो मेडिटेशन और इसने कैसे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट किया? यस, जैसे मैं हैप्पीनेस के ऊपर बात करती हूँ, उसमें बहुत सारे पिलर्स हम हमारे वर्कशॉप में सिखाते हैं कि आपको इंटरनल हैप्पीनेस का जो आपका क्वेश्चन है उसको पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर कोई आता है, वो है मेडिटेशन। टू सिट विथ योर सेल्फ, खुद को जानना, खुद के साथ बैठना, ध्यान करना। और ध्यान एक ऐसी चीज़ है ना, जैसे एक्सरसाइज हमारे बॉडी को फिटनेस देता है ना, ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो हमारे माइंड को फिटनेस देता है। राइट। यस, तो मुझे मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ों ने बहुत हेल्प करी है। मैं मेडिटेशन के लिए भी बहुत लॉन्ग ट्रिप्स करती हूँ, अकेले जाती हूँ। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि हिमानी तुम अकेले अकेले ये सब कुछ करती रहती हो, खुद के साथ बोर नहीं हो जाती। मतलब भाई, तुम अगर खुद के साथ बोर हो जाते हो तो तुम्हारे साथ जो जी रहे हो उसका हाल क्या होता होगा। सो मेक योरसेल्फ सो इंटरेस्टिंग कि कोई आपके साथ बोर ना हो। तो मैं बहुत सारे मेडिटेशन करती भी हूँ, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स भी उसमें करती हूँ। मैंने बहुत सारे रिट्रीट्स, बड़े बड़े ट्रेनर्स के प्रोग्राम, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स भी अटेंड करी है, विपासना भी बहुत बार किया है, हिमालयन मेडिटेशंस भी मैंने किया है। और मैं खुद तो करती हूँ, हम लोग हमारे पार्टिसिपेंट को भी डीपर मेडिटेशन लेवल के लिए ऐसी जगहों पे ले जाते हैं। जैसे हमारा एक रिट्रीट चलता है, हिमालयन मेडिटेशन रिट्रीट। तो ओके। 10 दिनों के लिए सब दुनिया छोड़ के हमारे साथ आते हैं और हम लोग नेचर में ले जाके उनको मेडिटेशन कराते हैं। वाओ! यस, सो 10 डेज़ का रिट्रीट है ये। 10 डेज का रिट्रीट है। और हिमालय आपको फिर दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना है उस वक्त में, और आपको सिर्फ सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है। ये मेरा पर्सनल शौक भी है। मैं साल में कुछ समय ऐसा निकाल ही लेती हूँ जिसमें मैं डिजिटल उपवास रखती हूँ।
डिजिटल उपवास। डिजिटल उपवास यानी हम खाने पीने का तो करते हैं, बट आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो डिजिटल उपवास की है। सो नो सोशल मीडिया, नो फोन, नो लैपटॉप, नो कनेक्शन विद द वर्ल्ड, एंड सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ बैठो, मेडिटेट करो, अपने आप को जानो। इससे आपकी पर्सनालिटी में बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा। जो चीज़ें आपको शायद बाहर की चीज़ें स्ट्रेंथ नहीं दे सकती ना, वो स्ट्रेंथ आपको मेडिटेशन में खुद के साथ बैठने से और दुनिया से डिस्कनेक्ट होने से मिलता है। क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ कि जितना आपको ऊपर जाना है ना, उतना आपको अपनी गहराई में उतरना पड़ेगा। एक बिल्डिंग तभी उतनी ऊंची बन सकती है जब उसका बेस उतना गहरा हो। जितना लंबा बिल्डिंग उतना गहरा बेस। सो ट्रू। तो इतना बाहर की दुनिया में ऊपर उठना चाहते हो तो अपने अंदर की दुनिया में भी मेहनत करो। तो बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम हमने देखे हैं कि जो लोग उनका ऐसा लगता है कि बहुत सारा सैडनेस है लाइफ में, बहुत सारा टेंशन प्रॉब्लम चल रहा है, तो उनको ये वर्कशॉप्स और प्रोग्राम में जाना चाहिए। पर अगर हम लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो फिर हमें इसकी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। राइट। प्रॉब्लम में हो तब तो तुम्हें बाहर आने के लिए जाना चाहिए, पर जब तुम अच्छे स्टेट में हो तो ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तुम उसमें समय निकालो ये सब कुछ करने का, कि जो स्टेट है वो बना रहे, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं कि तुम इस स्टेट में बने रहोगे। सो ट्रू। तो मैं जब मेरे रिलायंस बिरला वाला दौर बताया कि जब डिप्रेशन में तब तो मैं करती थी, पर अब जब मेरा स्टेट अच्छा है अब मैं ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। आई वॉन्ट टू मेंटेन दैट स्टेट। तो ये मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। ब्यूटिफुल। हाँ। So Bhimani, before we move to rapid fire, any last 2-3 tips that you want to give people कि वो हैप्पीनेस को प्रायोरिटी बनाएं हाँ। और खुश रह सकें, जैसा आप कहती हैं कि जी सकें। हाँ। आपने आई थिंक एक लव यू जिंदगी आपका एक कंसेप्ट भी था जो काफ़ी वायरल हुआ था, तो अगर आप कुछ एक फाइनल टिप ऑडियंस को दे सकें Yes. खुश रहने के लिए। यस। तो मेरा ये जो लव यू जिंदगी वीडियो था जो बहुत वायरल हुआ, जिसका शुरुआत ही है खुल के जियो जिंदगी जब तक मौत गले ना लगा ले। मौत एक दिन आने वाली है, सबको आने वाली है, सब लोगों को मरना ही है। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हम जीते ऐसे हैं जैसे कभी मरने वाले ही नहीं। यानी हमारा घमंड ईगो इतना ज्यादा होता है, तो हम जीते ऐसे हैं जैसे कभी मरने वाले ही नहीं, और हम मरते ऐसे हैं जैसे कभी जिए ही नहीं। वाओ। सो खुल के जियो जिंदगी जब तक मौत गले ना लगा ले। भूल जाओ दुनिया को, भुला दो समाज के बंधनों को, और अपने आप को जान लो। मैं आपकी जो उम्र होती है ना, वो भी आपके तन को नहीं होती, मन को होती है। मैंने 20-20 साल के बूढ़े भी देखे हैं और मैंने 80 साल के जवान भी देखे हैं। और इस दुनिया में कब आना, दुनिया से कब जाना, वो हमारे हाथ में नहीं है, पर इसके बीच में कैसे जीना वो तो हमारे हाथ में है। Right. तो ऐसा कुछ जियो कि आप जब दुनिया छोड़ के जाओ ना, इतना सेटिस्फेक्शन अंदर हो, ऐसा हो जाए कि मजा आ गया बॉस। Wow. एक ट्रिप करके जो मजा आता है ना, वैसा जिंदगी जी के मजा है। मर मर के मत जीना यार। इसलिए आज ही जागृत हो जाओ और आज ही अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दो। और उसके लिए आप सबसे पहला तो जैसे मैंने कहा कि हैप्पीनेस जिंदगी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, खुश रहना शुरू करो। सेकंड, हमेशा मुस्कुराना शुरू करो, मुस्कुरा के दिन बिताओ। आपको हमेशा याद रखना, फोटोग्राफर के पास जाते हैं ना, वो भी क्लिक करने से पहले कहता है स्माइल प्लीज करो। राइट क्योंकि वो भी जानता है कि बंदा हंस पड़ेगा तो उसका फोटो हमेशा के लिए अच्छा आएगा। कितना सिंपल लॉजिक हम इग्नोर करते हैं कि 5 सेकंड की हंसी आने वाली फोटो को हमेशा के लिए बेहतर बना सकती है। तो आप जिंदगी भर हंसते रहोगे, आने वाली जिंदगी आपकी कितनी बेहतरीन बन जाएगी। So true. राइट So true. तो लाइफ में खुश रहना शुरू कर दो, खुद के साथ समय बिताना शुरू कर दो, बिकॉज आप बहुत इंपॉर्टेंट बर्थ लेके आए, ह्यूमन बर्थ। और उसमें भी एक पार्ट जिसे मैं कहना चाहती हूँ, वो खास हैप्पीनेस के लिए ये पिलर जो बहुत हेल्प करेगा सब लोगों को, एंड दैट पिलर इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। हमारे जीवन में अगर कृतज्ञता नहीं है ना, तो भी हम जिंदगी में कभी हैप्पी नहीं रह सकते। क्योंकि क्या नहीं है, नहीं है, नहीं है कि काउंटिंग हमेशा हम करते रहते हैं। हम दूसरों से जेलसी फील करते हैं, उसको ये दे दिया, उसका ये अच्छा हो गया, पर हमें क्या मिला है ना, उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते। और जब भगवान की कदर आप नहीं करते, भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए कहते हैं कि जो लोग इंसान ग्रैटिट्यूड में रहता है वो अंदर से ही हैप्पी रहता है। बट जिसका ग्रैटिट्यूड का लेवल कम हो जाता है ना, वो कुछ भी हो जाए, बड़े महलों में रह के भी नाखुश ही नाखुश होता है। और इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इस दुनिया में हर सुबह आपको, मुझे एक फाइनल टिप देने कि अगर आपके व्यूअर्स अभी भी कहे कि मैंने इतना सुना पर मुझे अभी भी खुशी नहीं महसूस हो रही है, मैं क्या करूं, तो मैं इतना ही कह सकती हूँ उन लोगों को कि अगर ये अभी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है हर सुबह 1 से 1.5 लाख लोग इस धरती पे आंखें नहीं खोलते हैं। राइट।
और आज का दिन भी बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, तो हम इतने नसीब वाले तो हैं कि हमारा उस लॉटरी में नंबर नहीं निकला, राइट? तो हमने इस दिन को जिया, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है हैप्पीनेस का। एंड सेकंड रीजन, अभी भी आपको लगता है कि मैं खुश क्यों रहूं, तो ग्रेटफुल हो जाओ, क्योंकि जब वो 1-1.5 लाख लोग चले जाते हैं ना, तो उसके फैमिली, उसके रिलेटिव्स, आप सोचो उनका हाल कितना बेहाल हो जाता है, वो कैसे हाल में चले। आज के दिन में 10-15 लाख लोग ऐसे होंगे जो उन 1 लाख के रिलेटिव्स होंगे, सबसे खतरनाक दिन आज होगा उनका, राइट? वो न खाने का ठिकाना होगा, न पीने का ठिकाना होगा, कैसे बेहाल होंगे। और उसमें भगवान हम पे इतने ग्रेटफुल है कि अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं, ये बात तो प्रूफ है, ये बात तो तय है कि आज की सुबह भगवान ने हमारी तो आंखें खोली, पर हम जिन जिन लोगों को प्यार करते हैं उन सभी की आंखें खोली। आज एक नॉर्मल डे है, तभी मैं मोबाइल लेके ये वीडियो देख रहा हूँ। लवली। और फिर भी अगर मैं खुश ना रह सकूं, फिर भी मैं अगर ग्रेटिट्यूड ना मना सकूं, तो फिर जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी वेरी ग्रेटफुल। एंड एक लास्ट थिंग जो मुझे पता है, आपके ये जो व्यूअर्स, बिकॉज आपका ये पॉडकास्ट मैंने देखा, बहुत सारे लोग सुनते हैं, इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स मैं देखती हूँ। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस की, आपके पास बहुत बड़ा क्राउड है जो यंगस्टर्स है। तो मैं यंगस्टर्स को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। यंगस्टर्स के माइंड में एक डेफिनेशन है कि हैप्पीनेस मतलब नशा, स्मोक करो, ड्रिंक करो, और अब तो ड्रग्स, Right. मतलब गांजा वांजा फूकेंगे तो मजा आ जाएगा बस। तो वो हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना खालीपन है, इसलिए तुम्हारी दुनिया की सबसे टॉक्सिक चीजें तुम ले रहे हो और जिससे तुम हैप्पीनेस का नाम दे रहे हो। पर इंटरनल हैप्पीनेस जब आ जाती है ना, तो आपको दुनिया के कोई भी ऐसे नशे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको नशा करने का ही बहुत शौक है ना, तो नशा बहुत सारी चीजों का हो सकता है। हैप्पीनेस का नशा करो, खुश रहने का नशा करो, बच्चों के साथ खेलने का नशा करो। आपको पता नहीं, बच्चों के साथ आप जब खेलते हो ना, एक अलग ही स्टेट में होते हो। परिवार के साथ बैठ के बातें करके, पूरा परिवार हंसी मजाक कर रहा है, वो भी एक नशा ही, एक पॉजिटिव नशा। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड नशा, पर अगर उनको लगता है, मैं तो कहती हूँ प्रकृति का नशा करो। प्रकृति से सुंदर और कुछ इस दुनिया में चीज नहीं है। मैं तो पहाड़ों पे जब जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत शौक है, मैं म्यूजिक लगाती हूँ और अपनी मस्ती में नाचती हूँ, और मुझे कोई रीजन नहीं चाहिए, मैं बच्चों की तरह जीती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ मुझे बच्चों की तरह जीना है, कोई दुनिया मुझे जो कहना है कहे। तो कई बार मैं नाचती हूँ तो सब लोगों को लगता है कि लड़की है ना, पी रखती होगी। तो मतलब कोई इंसान तभी खुश रह सकता है, तभी ना सकते जब उसे पिया हो। अरे भाई, मैं कहती हूँ यार, तू मेरे वर्कशॉप में आ, तुझे मैं बताती हूँ बिना पिए कैसे नाचते हैं। जैसे दिल्ली और उस साइड में मेरे फ्रेंड्स हैं ना, तो वो लोग हमेशा पार्टीज में जाते हैं, मुझे भी घूमने ले जाते हैं। तो बोले हिमानी, यहाँ पे सब लोग जब ड्रिंक करते तभी नाचते हैं। मैं बोला तू मेरे अहमदाबाद में आ और मेरे गुजरात में आ, तुझे नवरात्रि में दिखाती हूँ बिना पिए कैसे नाचा जा सकता है। So true, So, so true. तो अब देखो, नाचने के लिए बहुत सारे लोगों को ये माइंडसेट है कि जब पिएंगे फिर ही मस्ती से डांस होगा। नवरात्रि में एक बंदा नहीं पीता। हम लोग तो बहुत सारे मतलब ऐसे लोग हैं जो उपवास रखते हैं, सिर्फ 9 दिन हम नींबू पानी पे होते हैं, और हम इतना डांस करते हैं, इतना गरबा करते हैं, तो अंदर से हैप्पीनेस आती है। और एक 31st का पार्टी भी लोग करते हैं, फुल मतलब जो आंकड़ा आता है, इतना ड्रिंक करते हैं, फिर ही उनका 31st का पार्टी होता है। पेपरों में आता है कि कल भारत के यंगस्टर्स ने इतना दारू पिया और फिर खुशी मनाई, पर वो जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि तुमने नशा करके जो खुशी मनाई ना, उस दूसरी सुबह तुम्हें याद भी नहीं है कि कल बेहोशी में मैंने क्या किया। So true. बट उसकी जगह पे तुमने सिर्फ होश में थोड़ा बहुत भी इंजॉय किया होता ना, तो तुम्हें पता होगा, तुम्हारे अंदर सेटिस्फेक्शन होता। पर वो पी के डांस किया, उसको होश ही नहीं था, दूसरे सुबह वापस खाली हो गया, वापस पीना पड़ेगा, वापस उसी चक्कर में वो लगा रहेगा। पर अगर वो होश में हैप्पीनेस को एंजॉय करेगा, तो अंदर से सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो मैं खास करके यंगस्टर्स के यही कहना चाहती हूँ। इतनी हद तक एक और टॉपिक छोटा सा ले लेती हूँ कि मैं हिमालय में जाती हूँ, हमारे वर्कशॉप्स वहाँ होते हैं, इतनी पावरफुल ये लैंड है, और इसके ऊपर एक मैं कंसेप्ट चलाती हूँ, दैट इज कॉल्ड सेव हिमालयास। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़, अगर आपको पार्टी करनी है, गोवा इज़ द बेस्ट प्लेस, आप जाओ, हम मना नहीं करेंगे आपको। बट हिमालय एक ऐसी धरती है ना, सदियों से भारत की ये धरोहर है, और ये हमारे ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ सदियों से कितने ऋषि मुनियों ने ध्यान किया है, लोगों ने अपना अपना मतलब कहते ना कि एनलाइटमेंट पाया हुआ है। एक ऐसी धरती पे भी आज हम जाते हैं और हम देखते हैं कि ऋषिकेश में भी लोग सिर्फ और सिर्फ दारू पीने के लिए आते हैं। माँ गंगा का पानी मिला के जब पैग बनाते हैं और फिर कहते हैं वाह गंगा का पानी मिल गया, अब तो ये पवित्र हो गया। तो उनको ये नहीं पता वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वो अपनी जर्नी को तो नेगेटिव बना ही रहे हैं, पर वो बाकी का एनवायरनमेंट भी, और जब वो पी लेते हैं ना, फिर वो हल्ला ही करते हैं वहां पे, वो वहां पे नुकसान ही करते हैं। पर उसकी जगह पे तो माँ गंगा किनारे पे बैठ, थोड़ी देर आंखें बंद कर, उस आवाज को सुन, उस ऑरा में बहना शुरू कर, तो देख, तुझे पता नहीं है, तेरा जो दारू का नशा तुझे नहीं दे सकता, उसे कई गुना ज्यादा ये माँ गंगा दे सकती है। तो हम लोग सेव
हिमालय में भी ये कहते हैं कि ये लोग यहाँ पे सिर्फ इसी चक्करों में आते, इन्हीं एडिक्शन के चक्करों में आते हैं। बट उसकी जगह पे अगर वो माँ प्रकृति के गोद में बैठने के लिए आए, मेडिटेशन करने के लिए आए, ये हमारी हिमालय की जो धरती है ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। और आप यूरोपियन कंट्री में चले जाओ, यूएस में जाओ, वो लोग जब नेचर होता है ना, इतना उसका मतलब इतना इंपॉर्टेंस होता है वहाँ की नदियों का, वो लोग माँ नहीं मानते पर बिहेवियर तो माँ के जैसा करते हैं। और हम यहाँ के हमारी नदियों को माँ बुलाते हैं पर इतना मतलब बुरा व्यवहार करते हैं उसके साथ। कई बार हम देखते हैं बोटल्स फोटोज फेंकते रहते हैं, ये करते रहते हैं। तो ये आपको इंटरनल हैप्पीनेस कभी नहीं देगा, आप So हाई true. ही रहेंगे। तो सेव हिमालय कंसेप्ट में हम यही कहते हैं कि कभी आप ऐसी जगहों पे आओ तो आप नशा सारा छोड़ो और जगह जाके बैठो। प्रकृति में वो ताकत है तुम्हें हील करने की, तुम्हें ठीक करने की। पर तुम सिर्फ और सिर्फ वहाँ गांजा, आज तो ओ माय गॉड इतना गांजा मतलब फूक फूक के ये लोग टन रहते हैं और फिर कहते हैं वाह प्रकृति में मजा आ गया। तुझे गांजा फूकता दे घर पे फूक ले, पर तू आया है प्रकृति में तो 2-3 मिनट बैठ। तो आई ऑलवेज से कि सेव हिमालयाज। सो उसमें हमेशा एक तो सबसे पहला वो हमारी धरोहर है, तो वहां पे ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज बंद होनी चाहिए। केदारनाथ की यात्रा होती है ना, आजकल तो बहुत रील्स के चक्करों में जाते हैं। सच में पूछना उनको कि केदारनाथ बाबा से उनको कितना प्यार है। अगर सच में बाबा से प्यार है ना तो आप एक चेक करवाना। केदारनाथ की यात्रा में जो चलते हैं ना, दारू की बोतल लेके चलते हैं। वहां उनको मुर्गा भी चाहिए होता है और वहां पे जाने के बाद उनको पूरा का पूरा कचरा वैली में डालना होता है और वहां जाके फिर उनको रील्स बनानी है। प्रपोज कर रहे कोई किसी को, कोई ये रील वो सच में यात्रा करनी है ना तो ये नियम बना दो, एक फोटो नहीं खींचेंगे, दारू नहीं पियेंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, गंदगी नहीं करेंगे। अब जाना है जाओ। अब जो जाएंगे ना वो सच में श्रद्धालु होंगे, सच में जिसको प्रकृति और ईश्वर से प्यार होगा वो लोग जाएंगे। ये सब फेक पब्लिक आ रही है। तो और आप केदारनाथ को भगवान बुलाते हैं और फिर वहीं पे इतना गंदा करते हैं। आप अपने घर के मंदिर में ऐसे कूड़ा फेंकते हो तो आप नेचर को कैसे गंदा कर सकते हो? तो आई विल ऑलवेज टीच, ये भी मेरा कंसेप्ट है कि प्रकृति को गंदा मत करो। वैलियों में जब कचरा डाल देते हो वो कभी भी क्लीन नहीं हो सकता। सिटी में तो हमारे पास एक चारा भी है कि चलो हम बहुत सारे कर्मचारियों को रख दे और सब साफ सफाई करें। वैली में गया वो कहाँ से आएगा? फिर जब केदारनाथ बाबा भी गुस्से होते हैं तो फिर हम देखते हैं उनके प्रकृति के कैसी कैसी बाढ़ आती है और कैसा कैसा रिजल्ट मिलता है। तो हर चीज का मतलब ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, कभी इस पे भी बात करेंगे, बट आपके व्यूवर्स के थ्रू मैं जस्ट ये बताना चाहती हूँ। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन हिमानी। बहुत ही मजा आया, बहुत ही पावर पैक, एनर्जी से भरपूर आपने इनसाइट्स दिए। ऑनेस्टली आपने सब शेयर किया। सो नाउ वी विल मूव टू द रैपिड फायर। यस, लेट्स गो फॉर इट। यस, रेडी? यस। सो नाउ वी विल स्टार्ट रैपिड फायर। एक चीज जो आप बिना सोचे हर सोलो ट्रिप में पैक करते हो। मेरा एयरपोर्ट। अर्ली मॉर्निंग साइलेंस या लेट नाइट एनालिसिस या स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन? अर्ली मॉर्निंग साइलेंस। एक बुक जो आप बार बार सबको रेकमेंड करते हो? यू कैन हील योर लाइफ। अगर हैप्पीनेस एक डिश होती तो उसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते? हैप्पीनेस अगर एक डिश होती उसका मेन इंग्रेडिएंट होता ग्रेटिट्यूड, स्माइल, लव एंड स्पिरिचुअलिटी। ब्यूटीफुल। माउंटेन्स या बीच, क्या ज्यादा अलग? माउंटेन्स। कभी बिना रीजन के लास्ट टाइम कब आप खुल के हंसे थे? कब यानी हर दिन मैं कह सकती हूँ। हर दिन? हर दिन। यस। एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जिसको मिस करने पे आपको गिल्टी फील होता है? मुझे हमेशा ऐसा होता है कि हमें हर दिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए और जिस दिन मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं कर पाती वो दिन मुझे बहुत रिग्रेट होता है। ब्यूटीफुल। जिंदगी की सबसे अंडररेटेड लग्जरी क्या लगती है आपको? अंडररेटेड लग्जरी, ह्यूमन लाइफ। हाँ, सो ट्रू। अगर आपको एक ही सेंटेंस में किसी का मूड लिफ्ट करना हो तो आप क्या बोलोगे? स्माइल प्लीज। तो मैं ये कर देती हूँ। तो अच्छा, अब मुझे पता है स्माइल करेगा तो डेफिनेटली उसका थोड़ा बहुत मूड तो ठीक हो ही जाएगा। लवली। सो बहुत बहुत धन्यवाद हिमानी, शो पे आने के लिए। बहुत मजा आया आपके साथ। आई एम श्योर ऑडियंस इज गोइंग टू लव दिस एपिसोड। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस। थैंक यू।